हेलो हेलो, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की हम वापस क्लास लेके आए आर्मी वालों के लिए। उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ और उसी मेहनत के साथ हमें क्या करना है, अपनी क्लासों को कंटिन्यू निरंतर प्रयास करते हुए इसी क्लासों को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आपका प्रयास एक दिन आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो इसी सफलता और इसी जोश और जुनून के साथ हम आज की क्लास चालू करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और आपको बता दूं कि बिना संघर्ष करे इंसान कभी भी पार नहीं जा सकता। तो जैसा आपका संघर्ष होगा, जैसी आपकी मेहनत होगी, जितना आपका खून पसीना एक होगा ना, उतनी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, और जैसे लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो चीज आप हमेशा ध्यान रख के चलो कि मैं बिना मेहनत करे आपको कभी भी कोई चीज नहीं मिलने वाली है। हमेशा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि हाँ, हम कर सकते हैं। और इसी जोश और जुनून को अपने एंडिंग तक बरकरार रखना है, जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए। ठीक है, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपको हारना नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इस बार मिल जाए या नहीं मिले। तो उस चीजों को निरंतरन आपको प्रयास कंटिन्यू वो मेहनत करेगा। अगर आप असफलता भी मिली तो उससे हमको कुछ सीखने को मिलेगी कि मतलब कहाँ कमी रह गई थी, और सफलता मिली तो आपका जो सपना था वो आपको मिल चुका है। ठीक है, इसी जज्बे के साथ हम अपनी क्लास चालू करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे किसका है? रक्त परिसंचरण तंत्र का। पहला क्वेश्चन क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? किसने देखा था रक्त परिसंचरण को कि भाई ये अपने शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण है, ये किस तरीके से काम करता है? किसने की थी? लिवियन हॉक, कार्ल लैंडस्टेनर, रॉबर्ट हुक या लुईस पास्चर? किसने की थी? लुईस पास्चर ने तो किसकी की थी? वैक्सीन की थी, इम्यूनाइजेशन की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड की खोज की थी। और जो लिवियन हॉक है उसने क्या किया था? उसने किया था किसका? परिसंचरण तंत्र का, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। फर्स्ट आंसर अपना क्या है? ए। पहले का पहला आंसर लॉक किया जाए ए पे। और इसी जज्बे के साथ अपना दूसरा चैप्टर आप साथ साथ में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे आपको भी पता चलेगा आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच कितना होता है अपनी बॉडी में? 6.4, 7.0, 7.4 या 8.0? कितना होता है ब्लड का पीएच? कितना होता है ब्लड का पीएच? मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था उसके बारे में बता रखा है। ये सारी जो भी मैंने क्लासें ली, तमाम क्लासें ली, उन क्लासों में से उठे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे थ्योरी में बता रखे हैं। वही थ्योरी है, वही आंसर है, वही एमसीक्यू है। तो आप पहले, अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके वो थ्योरी की क्लास देखिए। ठीक है, उसके बारे में डिटेल वीडियो डाले हुए हैं हमारे चैनल पे, और कुछ इसी तरीके से सारे वीडियो डाले हुए अलग अलग सब्जेक्ट के। तो एक बार आप हमारे चैनल पे जाइए, सारे वीडियोस देखिए, क्लासेस देखिए, आपके लिए बहुत हेल्प भी मिलेगी उससे। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.45 या 7.4 बोल सकते हैं। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली क्लास पे। मानव शरीर में औसतन रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर ब्लड होता है? ये अपन ने 6th क्लास से पढ़ा है। क्या एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर ब्लड होगा? कितने लीटर रक्त होता है? 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 8 से 10 लीटर? कितना होता है? कितना होता है ब्लड? 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। सी क्या है अपना? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपको ब्लड पढ़ा रखा है, मैंने ब्लड के अंदर बताया था ये ब्लड है अपना। ठीक है, उस ब्लड को दो भागों में डिवाइडेशन किया हमने। एक में से क्या आ गई? ब्लड सेल आ गई, और एक क्या हो गया? ब्लड प्लाज्मा आ गया। ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड सेल है, उसके अंदर कौन कौन सी आती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके साथ ही इसमें ब्लड प्लाज्मा में ब्लड आएगा जिसमें अंदर वाटर होगा। ठीक है, अमाइनो एसिड्स वगैरह ये सारे होंगे, मिनरल्स वगैरह होंगे। तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है तरल भाग होता है, और ये सेल का भाग होता है। तो जो तरल भाग है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। डी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये क्या है? ब्लड सेल का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं
प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर जल का प्रतिशत कितना आएगा? कितने प्रतिशत जल होगा उसके अंदर? 50%, 70% या 90 to 92% या 100%? मैंने आपको जब ब्लड प्लाज्मा बताया था उसके अंदर बोला था मैंने कि जो ब्लड को सेल है, जो ब्लड सेल है ये कितनी होती है? 45% होती है अपने पूरे ब्लड की। और जो ब्लड प्लाज्मा है ये कितना होता है? ब्लड प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। कितना? 55%। 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर अगर बात करें ब्लड की, सॉरी वाटर की, तो 55 में से 95% या 92 से 95 बोल सकते हैं या फिर 92% भी बोल सकते हैं। लगभग 92% क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। 92 से 95%। और बाकी के 5% होते हैं उसमें क्या होती है? वो फैटी सॉरी एमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर किस पर जाएगा? 90 टू 92% या 90 से 92% उसके क्या आएगा? ब्लड प्लाज्मा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण वयस्क में कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण वयस्क में कहाँ होगा? यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, प्लीजा में होता है या हृदय में होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर ही क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। जब मैंने ब्लड पढ़ा है उसमें बता रखा है बोन मेरो क्या है। अगर आपको बोन मेरो के बारे में नहीं पता है तो ब्लड की क्लास जाके देखें एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं, बोन मेरो कहाँ होती है? अपने हड्डियों के अंदर होती है। बोन का मतलब क्या है? हड्डी, और मेरो का मतलब मज्जा, अस्थि मज्जा। जो अस्थि के अंदर जो मज्जा होती है उसके अंदर इसका क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाएगा? जहाँ पे आरबीसी जाके क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है, मर जाती है, इकट्ठा होती है मरने के बाद। कि किसको बोलेंगे? यकृत को बोलेंगे, अस्थि मज्जा को बोलेंगे, प्लिया को बोलेंगे, गुर्दा को बोलेंगे? यकृत के अंदर तो पित्त बनता है, अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी बनती है और गुर्दे के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। तो प्लीजा यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन है। स्प्लीन के अंदर क्या होता है? ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड है यानी कब्रिस्तान है आरबीसी का। यहाँ जाके आरबीसी क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 150 यानी 150, 150 दिन। कितने दिन होता है आरबीसी को बनने में? या जीवन काल कितना रहता है उसका? बनने के बाद वो कितने दिन तक जिंदी रहेगी? 120 दिन तक। सी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाएगा? ब्लड के अंदर आपको पता है ब्लड बनाने का काम कौन करता है? आयरन करता है। ये सीधी बात है, आयरन करेगा तो मैग्नीशियम नहीं पाया जाएगा, कैल्शियम भी नहीं होगा और तांबा भी नहीं होगा। क्या होगा? लोहा यानी कि आयरन। ब्लड की कमी किसकी वजह से होती है? आयरन की कमी की वजह से होती है ब्लड में कमी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य कौन करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? ब्लड बनाने का काम कौन करता है? आरबीसी करते हैं। रक्त का थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स करती है और आरबीसी को लाल रंग देने का काम, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या करेगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी। बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक है? अभी बोला था मैंने, रक्त का थक्का बनाने में आरबीसी नहीं है, ये ब्लड बनाने का काम कर रही है डब्ल्यूबीसी। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने का काम कर रही है और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, जिसको बीमाणु कहते हैं। कभी क्वेश्चन में अजय बीमाणु क्या है या बीमाणु किसे कहते हैं? तो प्लेटलेट्स को बीमाणु कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, सहायक कोशिका है रक्त का थक्का बनाने की। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब आपको बोला था कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? लिवोक ने की थी। तो उस समय आया था, लिवोक ने क्या की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। अरस्तु है, इसको क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान का जगत बोला जाता है अरस्तु को। मेंडल है, मेंडल ने अपने नियम दिए थे, मेंडल लीफ वगैरह। तो जो ब्लड है, ब्लड की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड ने की थी। बी क्या है इसका? राइट आंसर है। आप पढ़ रहे हो ना कंटिन्यूसली, क्लास देखते रहो, कंटिन्यूसली क्लास देखो। ठीक है, वर्दी कभी सपने में ही दिखेगी नहीं तो।
अगर आपको कोई चीजें पानी है, हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कौन सा होता है? जो सर्वग्राही होता है यानी हर किसी से वो ब्लड ले सकता है, कौन सा समूह होगा? ब्लड ग्रुप पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पिछली क्लास से देखिए। ए बी और ओ कौन सा होगा? सर्वग्राही बोला है, सर्वदाता नहीं बोला, सर्वग्राही बोला है यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी होता है। सी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, या किस में की गई थी, सॉरी, किस जीव में की गई थी आर एच फैक्टर की खोज? कौन सा जीव था? कुत्ता था, बिल्ली थी, रेसिस बंदर था या चूहा था? रेसिस बंदर है, उसके अंदर क्या देखा गया था? आर एच फैक्टर देखा गया था। जो रेसिस बंदर के अंदर आर एच फैक्टर था वही मनुष्य की एंटीबॉडी के ऊपर पाया जा रहा था, उससे आर एच फैक्टर की पता लगाया। जिसके अंदर वो आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव दिया गया, और जिसके अंदर एब्सेंट है उसको नेगेटिव दिया गया। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप बना, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, तो किस किस में देखा गया था ये? रेसिस मंकी यानी रेसिस बंदर के अंदर। सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बहता है? सिरा में, धमनी में, कोशिका में, या इनमें से कोई नहीं? सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है और धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। अपवाद है दो, पुप्पू सिरा और पुप्पू धमनी। जो पुप्पू सिरा है वो शुद्ध रुधिर लेके जाती है, और पुप्पू धमनी है वो अशुद्ध रुधिर लेके जाती है। ये दो ही एक्सेप्शन है, बाकी सब के अंदर क्या चलता है? धमनी के अंदर शुद्ध चलता है और सिरा के अंदर अशुद्ध चलता है। बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाशिरा। धमनी की बात हो रही, शिरा तो होगी नहीं। महाधमनी, पल्मोनरी धमनी और कोरोनरी धमनी, ये नहीं है। कोरोनरी धमनी के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। ठीक है, सॉरी, पल्मोनरी धमनी में। कोरोनरी धमनी है जो किसकी है? अपने हार्ट की धमनी है। जो हार्ट को सप्लाई करने वाली एकमात्र धमनी होती है, एकमात्र आर्टरी होती है, वो कोरोनरी आर्टरी होती है। और जो शुद्ध रुधिर सॉरी, सबसे बड़ी जो धमनी है कौन सी होगी? महाशिरा यानी अओर्टा। अओर्टा है सबसे बड़ी धमनी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है उसका? स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, स्पाइरोमोनोमीटर या थर्मामीटर? थर्मामीटर से हमेशा टेम्परेचर नापा जाता है, तापमान नापा जाता है शरीर का। ठीक है, और स्टेथोस्कोप से हार्ट रेट नापी जाती है, धड़कन नापी जाती है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। स्टेग्नोमोनोमीटर, स्फेग्नोमोनोमीटर है, ये क्या करता है? बीपी नापने का काम करता है। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल बीपी क्या होगी मनुष्य की? ये तो सबको ही पता है, 120/80 mm/Hg। जो mm/Hg है वो किसकी मात्रा है, सॉरी किसकी इकाई है? मरकरी। जो मरकरी लगी हुई होती है उसके अंदर, किसमें? नापने वाला यंत्र है जिसको क्या बोलते हैं? स्पेग्नोमोनोमीटर बोलते हैं। उसके अंदर क्या आती है? मरकरी आती है। उस मरकरी की क्या इकाई है? mm/Hg। और 120/80 होती है क्या? नॉर्मल बीपी। बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हृदय की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? अभी बोला था आपको, दो तो अपने कानों में डालेगा और एक से आपको क्या करेगा? चेस्ट पे चेक करेगा। उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। सी क्या है? राइट आंसर है। पेसमेकर क्या होता है? ये हृदय में लगने वाला जो छल्ला बोलते हैं उसको बोलते हैं पेसमेकर। ईसीजी एक तरह का टेस्ट होता है जो हार्ट की एक्टिविटी को नापने के लिए किया जाता है। जो पी वेव, क्यू वेव, एस वेव, टी वेव, यू, सारी वेव नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये सेगमेंट होते हैं। इनको नापने के लिए किसको किया जाता है? ईसीजी की जाती है। जो आपके हृदय के अंदर राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर होते हैं, एट्रियम होते हैं नीले और आलिंद, उनका एक्टिविटी नापने के लिए ईसीजी की जाती है। सिटी स्कैन, ये एक तरह की स्कैन होती है। सिटी स्कैन का मतलब जैसे चेस्ट स्कैन हो सकती है, चेस्ट सिटी हो सकती है, ब्रेन सिटी हो सकती है। आपकी जो इंटरनल ऑर्गन है उनको विजिबल करने के लिए, देखने के लिए वो किया जाता है। तो अपना जो राइट आंसर है धड़कन सुनने के लिए कौन सा होगा? स्टेथोस्कोप।
नेक्स्ट बात करते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने हृदय के अंदर कितने चैम्बर होंगे, कितने चैम्बर हैं अपने मानव हृदय में? 4। कितने चैम्बर है? 4। कौन कौन से? ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हो गए ना, 1 2 3 और 4। आलिन नीले, आलिन नीले, लेफ्ट राइट यानी दाया नीले दाया आलिन, बाया नीले बाया आलिन। ठीक है, ये अपने क्या है? 4 चैम्बर होते हार्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम कौन करता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम कौन करता है? हिपेरिन, फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन और विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है, ब्लड में। और जो रक्त के अंदर जमने का काम, रोकने का काम कौन करेगा? फिब्रिनोजन करेगा, ये जमने नहीं देगा। बी क्या है आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है या इयोसिनोफिल है? इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल ये छोटी होती है, लिम्फोसाइट है वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, पर जो मोनोसाइट है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। बी क्या है? राइट आंसर है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये सब आपके क्या है? डब्ल्यूबीसी का भाग है। जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है वो कौन सी होगी? मोनोसाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? ऊंचाई पे अगर पहाड़ी पे आप जा रहे हो तो उस समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी या कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर पड़ेगा? क्या रहेगा? हमेशा उच्च स्तर पे जाएंगे ना तो ऑक्सीजन की पहले तो क्या होगी? कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा, ऑक्सीजन चाहिए। हीमोग्लोबिन के क्या, हीमोग्लोबिन के अंदर कितने अणु होते हैं? ऑक्सीजन के अणु होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। तो ऑक्सीजन को बनाने के लिए हीमोग्लोबिन ज्यादा सर्कुलेट करेगा, उससे आरबीसी की बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगी आरबीसी। और आरबीसी की बढ़ने की वजह से शरीर पे क्या रहेगा? एक तरह का प्रेशर रहता है, दाब रहता है। दाब रहने की वजह से आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी डिमांड करेगी किसकी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की डिमांड करने की वजह से बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बढ़ेगी, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगी। नॉर्मल चीज है। ठीक है, बी क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, मछली के हृदय में कितने कोशिक होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं मछली के अंदर? 1 2 3 4। कितने होते हैं? मछली के अंदर हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में? 2 होते हैं। कितने होंगे? 2। बी क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया। चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? बता रहे क्या आपको? नेफ्रॉन में क्या है? नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई है। कोशिका अपने शरीर की क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। जो न्यूरॉन है यही क्या है? अपने नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट बात करें, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन आ गए तो न्यूरोलॉजी हो गया ना, सी आपका राइट आंसर है। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है? जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन का अध्ययन क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। सी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे की तरफ, सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक लेकर जाने वाली तंत्रिका कौन सी है? क्या बोल रहे हैं? सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाने वाली, कहां से? पूरे शरीर में से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाने वाली तंत्रिका कौन सी है? संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका,
मध्यरस या फिर कपाल तंत्रिका, कौन सी तंत्रिका है तो सूचनाएं मस्तिष्क तक लेके जाती है? फर्स्ट कौन सी है? संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी नर्व, जो कि आपके बॉडी तक लेके जाएगी, ठीक है। और जो मोटार नर्व यानी प्रेरक वाली प्रेरक तंत्रिका है, वो मस्तिष्क तक वापस आपके सेंस लेके आएगी, ठीक है। तो अपना ए आंसर राइट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी मानव के अंदर मस्तिष्क का वजन कितना होगा? इसे नॉर्मल लैंग्वेज में पूछे तो 1500 ग्राम होता है, बट 1518 ग्राम बोला है तो ये तो नहीं होने वाला। 500 से 800 ग्राम नहीं होने वाला, 100 से 1100 ग्राम नहीं होने वाला। तो अपना कौन सा राइट आंसर जाएगा? 1500 तक में लाना है, पर इतना कम भी तो नहीं लेना है। तो 1300 से 1400 ग्राम होता है। सी क्या है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क, मेडुला और थैलेमस, कौन सा है? सबसे बड़ा भाग पूछा है कि कौन सा है? सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है जो सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क में कौन सा करता है? सेरिब्रम करता है, हाइपोथैलेमस करता है, सेरिबेलम करता है या फिर थैलेमस करता है? कौन करता है? कौन सा करेगा आपके? सेरिब्रम या सेरिबेलम? सेरिबेलम क्या काम करता है आपके शरीर के अंदर? बैलेंस बनाने का काम करता है। सी राइट आंसर है। बैलेंस इन द सेंस आप खड़े हो, आंखें बंद करके इस तरीके से खड़े हो, तो आपका क्या है? बैलेंस बन रहा है ना। ऐसे तो नहीं आप इधर घूम रहे हो या इधर घूम रहे हो, इस तरीके से। जब आंखें बंद करने के बाद भी आप एक जगह पे खड़े हो और सुन पा रहे हो, अपनी चीजों को बैलेंस कर पा रहे हो, तो मतलब आपका सेरिबेलम ठीक है। तो जो बैलेंस करवाने का काम करता है वो कौन करता है? सेरिबेलम करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भूख, प्यास, क्रोध और प्यार के केंद्रक मस्तिष्क में किस भाग में स्थित होते हैं? भूख लगना, प्यास लगना, भूख लगना, प्यास लगना, क्रोध आना, प्यार उमड़ना, ये सब चीजें किसमें होती है? कौन मेंटेन करता है उसको? तो करता है हाइपोथैलेमस। बी आपका राइट आंसर है। हाइपोथैलेमस इन चीजों का कंट्रोल करता है। यही अपना टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है, सेंटर है। टेम्परेचर यानी तापमान का जो नियंत्रण है वो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाएं प्रमस्तिष्क करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा, कपाल तंत्रिका करेगी? कौन करेगा? अपने अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि पाचन करना हो गया, श्वसन लेना हो गया, हृदय की गति हो गई, कौन करता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का क्या काम है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, देखो मेरी बात सुनो, अब ब्रेन है, ठीक है, ये इसके हेमिस्फीयर होते हैं दो, इस तरीके से। ये दो हेमिस्फीयर है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। जब अपने शरीर के अंदर कोई दिक्कत होती है राइट साइड में, उस समय अपना हेमिस्फीयर कौन सा काम करता है? लेफ्ट वाला करता है। उल्टा है इनके अंदर, ऐसे बोल सकते हैं उल्टा सर्किट जुड़ा हुआ है। और अगर जब अपने लेफ्ट साइड में दिक्कत हो तो कौन सा एक्टिव होता है? राइट वाला एक्टिव होता है। वैसे ही जो अपना ये ब्रेन है, ये इस तरीके का बने होते हैं, इसकी 3 लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर ये जो भाग होता है ये वाला, ये प्रमस्तिष्क है, यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ होता है अनुमस्तिष्क, यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा जलती है, ठीक है। जो अपने क्या कर रहा है? पाचन और श्वसन का काम कर रहा है, गति का काम कर रहा है, हृदय की गति सब नियंत्रण कर रहा है, तो वो कौन करेगा? अपना प्रमस्तिष्क करेगा। कौन करेगा? प्रमस्तिष्क करेगा। ये अपना क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रिया कौन करता है अपने? वो करती है अपनी मेरुरज्जु। कौन करती है? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि जैसे सडनली आपको गर्म हाथ आपने लगाया तवे पे और हाथ को सडनली हटा लिया, तो ये सेंस लेके गया है, कौन लेके गई? अपनी नर्व गई है, पर जो काम करने का काम कौन करेगा? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि स्पाइनल नर्व कितनी होगी अपने बॉडी में? स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है, ठीक है। राइट आंसर कौन सी है? सी।
जो 12 जोड़ी होती है वो कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व या फिर कपाल नर्व, कपाल तंत्रिका। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम बनाया गया कॉलन कौन सा था? कॉलन कौन सा था? अपने प्रजनन तंत्र चालू हो गया है, ठीक है। सर्वप्रथम कौन सा कॉलन था जो सर्वप्रथम बनाया गया था? गाय थी, कुत्ता थी, या भेड़ डोली थी, या फिर बिल्ली? भेड़ थी, जिसका नाम क्या था? डोली। सबसे पहले इसका ही कॉलोन बनाया गया था, ठीक है। डोली नाम से कौन सी थी? भेड़ थी। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरुष जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग कौन सा है? पुरुष जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग तंत्र कौन सा है? वर्षण है यानी टेस्टिस है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि या सीसन, ठीक है। मुख्य पूछा, ये सारे उनके क्या पार्ट तो हैं, पर मुख्य पार्ट कौन सा होगा? वर्षण यानी टेस्टिस होंगे। ये क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मादा जनन अंग हार्मोन कौन सा है? जो फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? मैंने अभी आपको अंतःस्रावी ग्रंथि में बताया था पिछली क्लास में। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और एड्रेनलिन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है। बी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? महिला के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में। फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के 4 भाग होते हैं। जो थर्ड पार्ट है एम्पुला, एम्पुला भाग में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला भाग फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग होता है, तो वहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन वहां पे अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है, या फिर वहां प्रत्यारोपण नहीं होता। कहाँ? वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में कभी प्रत्यारोपण नहीं होता, कभी भी वो वहां पे ग्रोथ नहीं करेगा। जो भी फिटनेस वगैरह वो कहाँ ग्रो करेगा? गर्भाशय में करेगा, ठीक है। योनि के थ्रू बाहर निकलेगा, और अंडा से, यानी कि वहां से तो ओवम निकल रहा है। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला ऑफ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है थर्ड वाला एम्पुला, वहां पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म फॉर्म कहाँ होते हैं? मेल के अंदर स्पर्म फॉर्म कहाँ होंगे? कहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होगा? शुक्राशय में होगा, वशन में होगा, मूत्र नलिका या फिर यकृत में? यकृत में तो होने का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे तो पीतरस बनता है, तो ये पहले ही कैंसिल। मूत्र नलिका के अंदर सिर्फ यूरिन क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल। और शुक्राशय सिर्फ स्टोर करने का काम करेगा, तो ये भी कैंसिल। तो अपना कौन सा होगा? वर्षण। वर्षण क्या है? वहां पे स्पर्म फॉर्म होते हैं। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त को जमाने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? रक्त को जमाने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? फिब्रिनोजन। और रक्त को जमने से रोकने वाला भी कौन है? हिपेरिन भी है, पतला भी करता है ये। ए क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का बैंक शरीर के किस अंग को कहा जाता है? रक्त का जो बैंक है वो शरीर के किस भाग को कहा जाएगा? हृदय को, यकृत को, प्लीहा यानी स्प्लीन को, या फेफड़ों को? किसको कहा जाएगा? फेफड़ों क्या है? ऑक्सीजन दे सकते हैं, ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। हृदय आपको रुधिर को शुद्ध करने का काम करेगा। डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध को शुद्ध करेगा। यकृत पीत बनाने का काम करेगा। पर जो बैंक है, रक्त बैंक है, वो कौन सा? प्लीहा यानी कि स्प्लीन है। बी क्या है आपका? सॉरी, सी क्या है आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अभी बताया था आपको, प्लीहा यानी स्प्लीन को। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। बी आपका राइट आंसर है। सर्वदाता कैसे? ये सबको क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है, ब्लड सबको दे सकता है, तो उसको सर्वदाता बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच कितना होता है? 7.45 या 7.4 भी बोल सकते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी
परख नली वाला शिशु का जनक किसको कहा जाता है? परख नली वाला शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी से एक नई ग्रोथ यानी एक नया बच्चा बनना, उसकी जो पहली खोज किसने की थी? एडवर्ड्स एंड स्टेटो ने, विलियम्स हार्वे ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने, अरस्तु ने। अरस्तु किसका है? वनस्पति जगत का पिता है, ये फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर ये क्या है? ये किसके जनक हैं? ब्लड ग्रुप के। ठीक है, और विलियम हार्वे ये परिसंचरण तंत्र के जनक है। जो ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला आइडिया किसको आया था? एडवर्ड व स्टेटोप ने। इन दोनों ने क्या दिया था? टेस्ट ट्यूब बेबी वाला परीक्षण दिया था, उनको क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कंटिन्यूसली क्लास से देखते रहो, थकना नहीं है। ठीक है, इसी क्लासों से क्या पता आपको अगली आपकी मंजिल मिल जाए। 100% श्योर हो, क्योंकि कभी अगर आपने ये क्लास देख लेना बहुत हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवती 600 से 700 दिन 600 से 700 दिन उसकी क्या रह रही है? प्रेगनेंसी रह रही है। किसकी होती है 600 से 700 दिन? 600 से 700 दिन गर्भ अवस्था किसकी रहती है? 6-7 दिन नहीं बोला जा रहा है, 6-7 महीने नहीं बोला जा रहा है, 600 से 700 महीने दिन बोले जा रहे। 600 से 700 दिन मनुष्य में कितनी रहती है? 9 मंथ। और दिन की बात करें तो 280 या 266 भी होते हैं, ये दिन होते हैं। और अगर वीक की बात करें तो 37 से 40 वीक ये वीक होते हैं। जो 600 से 700 दिन होंगे वो किस में होंगे? अतनी में। इसीलिए तो जब एक बार क्या हुआ था, जब हथनी और किसके बीच में? कुत्ती के बीच में, यानी कुत्ती होती है उनके बीच में शर्त लगी या फिर ऐसी कोई बहसबाजी हुई जिसमें हथनी के ऊपर हंसी मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे तो 6 से 7 महीने निकल गए, 6 से 7 महीने दिन निकल गए, 600 से 700 दिन निकल गए, तुम्हारे अभी तक बच्चे नहीं है और मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, और कितने 6 से 7 बच्चे हो गए, बट तुम्हारे अभी तक बच्चों का अता पता नहीं है। तब हथनी ने क्या जवाब दिया कि जब मेरा बच्चा होगा ना तो आकाश पाताल हिलेगा, आकाश पाताल में गूंज उठेगी, क्योंकि जब हथनी का बच्चा जन्म लेता है ना तो धरती हिलती है। ठीक है, हर चीज को टाइम लगता है, पर जो चीजें आती है ना वो इफेक्टिवली आती, उनका इफेक्ट अलग अलग होता है। तो आप ये सोच के मत चलो कि हमें जो हमारे क्या कहते हैं सफलता मिल रही है उसमें हमको टाइम लग रहा है या कुछ है। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, क्या पता जब तुम्हारा जॉब लगे तो कुछ एक चीजें बदलने के लिए उस समय वो जॉब लगी हो। हर चीजें सफलता है उसको मिलती है जब तक आप मेहनत करते हो। जिसने दुख देख रखा है, जिसने मेहनत कर रखी है, उसको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। ठीक है, और सफलता की गूंज इतनी तक जाएगी, जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे वो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा भी सोचेंगे। आप तमाम उन चीजों को याद करो जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, और उस चीज को याद करके पढ़ो कि अगर हमको अच्छा चीजें मिल गई तो उन लोगों का नजरिया क्या होगा। ठीक है, आपकी सफलता की गूंज कहां तक जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरुष नसबंदी को विज्ञान में क्या कहा जाता है? पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल में, फीमेल की नसबंदी या फीमेल स्टेरिलाइजेशन, तो ये क्या होगी? ट्यूबेक्टोमी होती है। वेसेक्टोमी होती है मेल में। डायलाइसिस होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन जब किडनी आपकी काम नहीं करे तब। और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, मेल और फीमेल जो युग्मक होते हैं उन दोनों का क्या होना? सयुग्मन होना, क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। तो नसबंदी है वेसेक्टोमी कहलाती है मेल के अंदर, बी क्या है? राइट आंसर है। और फीमेल के अंदर क्या कहलाएगी? ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट बात करते हैं, भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करने वाला हार्मोन कौन सा है? भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करने वाला प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। इंसुलिन तो क्या काम करता है? आपके ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है बॉडी में। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रेक्शन लेने का काम करेगा, ये स्थापित नहीं करेगा, उसको बच्चे को बाहर निकाल देगा, तो स्थापित करने का काम इसका नहीं है। और रिलैक्सेशन रिलैक्शन यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और एक रिलैक्स हुआ है, तो रिलैक्स के जो बच्चा कहाँ स्थापित होगा? तो किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है।
बच्चे को गर्भाशय में स्थापित करने का। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए तो अपनी आंखों के लिए होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी ये हमारे अंदर क्या करता है? स्कैबी रोग होने से बचाता है। ये खट्टेपन में मतलब खट्टे जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स उनके अंदर पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के ये अपने ब्लड का थक्का बनाने का काम करता है, और ये जन्म के समय दिए जाने वाला एकमात्र टीका ऐसा है जो कि आपको बॉडी के अंदर नहीं होने की वजह से डॉक्टर आर्टिफिशियली देता है। और विटामिन ई टोकोफेरोल ये क्या काम करता है आपकी बॉडी के अंदर? एक तो ब्यूटी विटामिन है वो इसको ही बोला जाता है, और इसके साथ इसको फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। और अपने रक्त का थक्का कौन बना रहा है? विटामिन के, जिसका क्या नाम है वो आप बताओगे। आपके लिए यही होमवर्क है। कल आपने विटामिन सी का नाम नहीं बताया था, आज विटामिन के का नाम और आ गया। कमेंट करो विटामिन के का क्या नाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोशिका की। कोशिका की खोज किसने की थी? छोटे बच्चे को बताया, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। किसकी की थी? मर्द कोशिका को देखा था मक्खी के छत्ते के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है? पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहेंगे? केंद्र को बोलेंगे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते। सी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका की आत्मघातक थैली किसे कहते हैं? जो आत्मघातक थैली कौन सी है कोशिका की? गोल्जी का। ये पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल है। रिक्तिका ये अलग से प्रोटीन बनाने का काम करेगी। केंद्रक ये क्या है? कोशिका का मस्तिष्क है या सेंट्रल पॉइंट है। तो लाइबोसोम है, ये क्या है? आत्मघातक थैली है। बी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? कोशिका के अंदर उसकी जो हरित लवकता है उनको बनाए रखना। केंद्र क्या है उसका? मस्तिष्क है। तो राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री यानी प्रोटीन बनाने का काम करेगा। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका किसका अंडा है? सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका का अंडा कौन सा है? किसका होता है? मुर्गी का? नहीं। कछुए का भी नहीं। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। सजीवों में जो शुतुरमुर्ग होता है उसका सबसे बड़ा अंडा होता है, लगभग इतना बड़ा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, पेशी कोशिका या यकृत कोशिका? कौन सी लंबी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की? तंत्रिका कोशिका लंबी नहीं है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन्स क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। रक्त कोशिका ये कोशिका नहीं है, ये भी छोटी कोशिका होती है। पेशी कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मांसपेशियों की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। किसकी की थी कोशिका के केंद्र की? स्वान और ये छोड़ो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली होती है यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, पर कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है। जंतु कोशिका में कभी भी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति कभी नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। सी इसका भी राइट आंसर हो गया। इसका भी था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन तो अपने शरीर में होता है जो कि लाल रंग प्रोवाइड करता है अपने ब्लड को। और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? पौधों के अंदर उसका रंग कैसा होगा? हरा होगा पत्तियों का। पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या बनाती है? अपना भोजन खुद बनाती है, स्वयं बनाती है। ठीक है। उसकी वजह से उनके अंदर क्या कौन सा वर्णक पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
कोशिका विभाजन में सहायता करने वाला अंग कौन सा है? कोशिका विभाजन में सहायता करने वाला राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर क्या होती है? दो तरीके की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होगी उसके ऊपर तो राइबोसोम पाए जाएंगे और जो स्मूथ होगी उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। वो किसका काम करती है? वसा प्रोटीन उनको बनाने का काम करती है। ठीक है, जो तारका यानी सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करवाने में हेल्प करता है, एक सहायक होता है। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? अपने कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? वो बता रखा है पिछली क्लास में भी, रक्त का लाल रंग किसका होता है? अभी भी और बताया था, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त के अंदर लाल रंग होता है। ठीक है, रक्त का कलर लाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका अमीबा, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ा अंडा होता है। बैक्टीरिया कभी शरीर की कोशिका हो सकती है क्या? और अमीबा भी नहीं हो सकती, तो कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। लाइसोसोम क्या है? आत्मघातक थैली है। और राइसोसोम क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्री है। तो मस्तिष्क कौन सा हो गया? केंद्रक हो गया। हर कोशिका में केंद्रक पाया जाता है सिवाय आरबीसी के। लाल रक्त कणिकाओं में कभी भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक का क्या काम है? तो कोशिका को आकार प्रदान करना, उनका कंट्रोल करना और कोशिका विभाजन में हेल्प करना। नेक्स्ट बात करते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग कौन से हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले, जंतु कोशिका में नहीं, सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाने वाले। लवक, प्लास्टिड, राइबोसोम, गोल्जिकाए और केंद्रक, ये तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं? ये तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। तो जो लवक है, प्लासिड है, वो किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज तत्व सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज तत्व सहायक है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या लोहा? लोहा तो कभी हो ही नहीं सकता। पोटेशियम और सोडियम का काम है बैलेंस बनाने का, शरीर के अंदर बैलेंस बनाए रखने का। कैल्शियम है, हड्डियों को भी मजबूत करता है और रक्त का थक्का बनाने का भी काम करता है। बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आज के जितने भी तमाम क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चन के बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लास को लाइक करते रहें और इसी तरह आप कंटिन्यूटी क्लास लेते रहें। एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच।